वडनगरी आरोग्यम न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सहकार बदल आभार। अभी नेक्स्ट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछली बार जैसा मैंने बताया था कि हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण, हाइपोथायरॉयड ट्रीटमेंट, हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे कराना चाहिए, रिपोर्ट, ये सब बातें बताई थी। दवा के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया था, किस डोज बॉडी वेट के हिसाब से लेना है। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछली बार बताया था कि थायराइड एक माइक्रो हार्मोन है जो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, उससे निकलता है, जो हमारे शरीर को चलाता है। हमारे शरीर की गति जो भी है, मान लो हृदय की गति है, रिस्पायरेशन है, ब्लिंकिंग है, यूरिन फॉर्मेशन है, थिंकिंग पावर है, मसल जनरेशन है, जितने भी एनाबोलिज्म मानी जो भी निर्माण कार्य है निर्माण के, वो सबका में उसमें थायराइड हार्मोन का योगदान है। तो पिछली बार बताया था कि अगर मान लीजिए कि ये जो हार्मोन निकालता है T3 और T4 अगर एक कम हो जाए तो उसमें TSH बढ़ जाता है। जैसे बताया था कि TSH एक भूख होता है। अगर T3 अगर पेट में अनाज कम है तो आपको लगेगा कि भूख ज़्यादा है। तो थायराइड में जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि T3 T4 कम बनता है, यानी थायराइड ग्लैंड कम निकालता है। तो इसके रिजल्ट में थायराइड रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है। इसी तरह एक कभी कभी क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन ज़्यादा कर देता है। मान लिया T3 T4 बढ़ जाएगा, तो अगर T3 T4 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, TSH कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे हाइपोम होता था उसका जस्ट उल्टा। तो T3 T4 चूंकि एक हार्मोन है और शरीर को चलाने का काम करता है, यानी हमारे शरीर में जो हम एनर्जी खाते हैं उस एनर्जी को खपत करने का काम करता है। जो भी हम एनर्जी खाते हैं उसको खपत कराने का मुख्य जवाबदारी थायराइड हार्मोन पे ही होता है, ताकि वो शरीर को बेजल रूप से चलाते चलाते उसको जो है खत्म करता है, बराबर ना। इसी तरह मान लीजिए कि T3 और T4 बढ़ गया, तो बढ़ जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मान लीजिए T3 T4 हार्मोन बढ़ गया, बराबर, तो बढ़ गया तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे बताया था कि उसमें हृदय की गति स्लो हो जाएगी, इसमें हृदय की गति बढ़ जाएगी। उसके बाद बताया था आपको कि हृदय की गति बढ़ेगी तो क्या होगा, आपको क्या फील होगा, आपको पाल्पिटेशन फील होगा, घबराहट फील होगा, आपको लगा हृदय की गति तेज चल रही है। नॉर्मल में क्या होता है कि हम अगर अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमको कभी लगता नहीं कि मेरा हृदय चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं ऐसा अवेयर आप हो गए, किसी को डिस्निया बोलते हैं, और आप हृदय आपका चलने लगा और आपको बताया कि मैं धड़क रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको पाल्पिटेशन हो रहा है। तो आपको पाल्पिटेशन होने लगता है। फिर और क्या होगा, नर्वसनेस आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हृदय गति बढ़ जाने से एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है, तो आदमी को एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन होता है। तो क्या उसमें बताया था मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म में कि कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, इसमें हीट इंटॉलरेंस होगा। यानी हाइपोथायरॉयडिज्म वाले को जाड़ा अच्छा लगेगा, गर्मी जाड़ा में तकलीफ होगा, गर्मी में अच्छा लगेगा। ये दर्दी को उल्टा होगा, गर्मी के दिनों में इतनी गर्मी लगेगी कि एसी के बिना रह ही नहीं सकता है, इतना ज़्यादा हीट इंटॉलरेंस रहेगा। जरा सा गर्मी में जाएगा, चूंकि ऑलरेडी उसकी शरीर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है और वातावरण भी गर्म है, तो ऐसे दर्दी को हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा। दूसरा नर्वसनेस, जैसे है नर्वसनेस हो जाएगा, क्योंकि हृदय गति बहुत तेज से चल रहा है। दूसरा अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कि पेरिस्टाल्टिक वेव जो अपना खाना स्टोमक में से ले जाता है पैखाने के रास्ते की ओर, तो उससे पेरिस्टाल्टिक वेव होता है, जिसके कारण होता है। तो चूंकि हाइपरथायरॉयडिज्म है, T3 T4 ज़्यादा है, तो उस वेव को भी बढ़ा देगा, तो आपको हाइपरडिफिकेशन होगा, आपको लैट्रिन बार बार जाएंगे। तो अगर दिन में 4 बार 5 बार बिना कारण के आप लैट्रिन जा रहे हैं लंबे समय से, तो भी एक हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हो सकते हैं, बराबर ना। आपको दूसरा, अगर मान लीजिए एनर्जी बहुत ज़्यादा समय तक खर्च हो रहा है, आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, थीन हो जाएंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म बताया था मैंने कि उसमें आदमी का वजन बढ़ जाता है। 2 से 3 महीने के अंदर 5-6 किलो वजन आप गेन कर लेते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। इसी तरह इस केस में क्या होगा कि अगर 4-5-6 किलो वजन घट गया, बराबर ना, तो आपको हो सकता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो। तो वजन घटने के जनरली हम फिजिशियन लोग 2 ही कारण ढूंढते हैं, एक में डायबिटीज सोचते हैं, दूसरा है थायराइड सोचते हैं। तो दोनों में अंतर करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर एक में भूख ज़्यादा लग रही है, समझे, अगर भूख ज़्यादा लग रही है तो 2 ही चीज़ें सोच सकते हैं हम, डायबिटीज सोच सकते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म सोच सकते हैं। अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, बराबर ना। डायबिटीज है तो भी भूख ज़्यादा लगेगी, फिर भी वजन कम हो जाएगा, बराबर ना। दूसरे बीमारियों जैसे कैंसर है, टीबी है, इन सबों में भी वजन घटता है, पुराने जितने भी रोग, HIV है, लेकिन उसमें भूख मर जाता है,
उसे भूख नहीं लगेगा। पेशेंट का सबसे मेजर कंप्लेन होगा कि हमको भूख नहीं लग रहा है। अगर भूख नहीं लग रहा है और वजन घट रहा है तो हमको क्रोनिक बीमारी के अंदर सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं क्रोनिक बीमारी में जिसके कारण भूख लगने के सेंटर दब जाते हैं, जिससे मोस्टली इंडिया में आम तरह टीबी होता है, दूसरा कैंसर होता है, HIV भी हो सकता है, लंबे समय से फंगल इन्फेक्शन हो तो भी हो सकता है। और अगर आपको भूख बहुत अच्छी लग रही है और संडास ही बार बार जा रहे हैं, इस स्पाइट ऑफ दैट आपका वजन घट रहा है, तो ये लक्षण हाइपरथायराइडिज्म के भी हो सकते हैं, डायबिटीज के भी हो सकते हैं। डायबिटीज में जैसा मैंने पहली बार बताया था, ज़्यादा प्यास लगता है, बराबर ना, ज़्यादा खाना खाता है फिर भी भूख लगता है, प्यास ज़्यादा लगना, मुंह सूखना, ये सब लक्षण भी होते हैं। तो इस सब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कारण वजन घट रहा है आपका, समझे, तो और भूख अच्छी लग रही है, संडास ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है, तो हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। बराबर। दूसरा होता है, इसमें भी डिप्रेशन होता है, क्योंकि आदमी को फ्रस्ट्रेशन, मतलब हर समय चैन ही नहीं पड़ता है, हर समय हर हृदय का धड़कन बढ़ रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है, नर्वसनेस हो रहा है, तो आदमी रेस्टलेसनेस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है हमको, तो ऐसा घबराहट हो जाता है। लेकिन अगर इस सिम्टम को अगर आप लंबे समय तक लेके चले गए किसी तरह, समझे, किसी कारण से, तो देखा गया है कि आंख पे भी असर पड़ता है, आंख उसके बाहर आ जाता है, बड़े बड़े दिखते हैं। जो आई लिड है ना, ये जनरली जो काली पीपल देख रहे हैं उसके 2/3 1/3 के जंक्शन पे होता है, आंख ऐसा हो जाता है, आंख की जो है वो डायलेट दिखेगा, पूरा जो काला जो पीपल के बीच का काला पोर्शन पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा। तो ऐसा अगर कुछ दिख रहा है, कभी कभी आंख बाहर भी आ जाता है, बराबर ना, तो इस स्थिति में आपको समझना चाहिए कि हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। पैर में सूजन आने लगता है, प्रीटिबियल मिक्सिडिमा, दबाइएगा तो पैर में दबान नहीं होगा, जो नॉर्मल सूजन होती है उस सूजन से अलग होता है। इसमें पैर हाथ ऐसे उंगली से दबाएंगे तो दबेगा नहीं, लेकिन सूजन रहेगा, बराबर ना। इसके अंदर एक ग्लूकोनिक एसिड होता है, वो जमा हो जाता है, तो प्रीटिबियल मिक्सिडिमा भी होता है, बराबर दोस्तों। तो यानी इस तरह के लक्षणों को कंक्लूड करें तो मेनली आपको पाल्पिटेशन, घबराहट, वेट लॉस, बराबर, एनोरेक्सिया, बराबर ना। फीमेल के केस में देखा गया है मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी भी होती है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब पहलू है स्किन का। स्किन के कोई भी लक्षण इसमें हो सकते हैं। जनरली ऐसे हाइपर मेलानोसिस होता है, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन होता है, और कभी कभी विटिलाइगो भी होता है, और स्किन का ड्राइनेस भी होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में ड्राइनेस ऑफ स्किन ज़्यादा है और विटिलाइगो ज़्यादा है। इस केस में हाइपर मेलानोसिस यानी कालापन होने का चांस ज़्यादा है, ड्राइनेस ऑफ स्किन इस केस में भी होता है, लेकिन मॉइस्ट रहता है, लेकिन आपको लगेगा चमड़ा सूख रहा है, बराबर ना, इस तरह का फीलिंग आएगा, आपको संतोष नहीं होगा अपने चमड़े के मॉइस्चर से, बराबर। तो इस तरह की चीज़ें भी देखी गई है। अगर लंबे समय तक रहता है ये बीमारी रहता है, तो मैंने जैसे बोला आँख निकल जाना, फिर कभी कभी ऑस्टियोपोरो, कैल्शियम की कमी हो जाती है, बराबर ना, कैल्शियम कमी हो जाएगी। सॉरी, इसमें हाइपोथायराइडिज्म में कैल्शियम की कमी होती है, इसमें हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, बराबर ना। इसके कारण बोन एगो हमारा है कि हड्डी में भी तकलीफ पड़ जाएगा, आप डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, बराबर ना। हाइपर कैल्शियमिया होगा, हाइपोमैग्नीशियमिया होगा इस केस में, हाइपरथायराइडिज्म में। तो अगर किसी को इस तरह का लक्षण है तो हाइपरथायराइडिज्म कराना चाहिए, हाइपरथायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। इसमें T3 T4 बढ़ा हुआ रहता है और TSH जो है निग्लिजेबल रहता है, कम रहता है। TSH थायराइड हार्मोन का, TSH का जो रिसेप्टर का जो डोज होता है ये माइक्रोयूनिट में पर लीटर होता है। 1 लीटर के अंदर थोड़ा सा 0.5 से 5 माइक्रोयूनिट होता है। ये 0.5 से भी नीचे चला जाता है, 0.1, 0.01, 0.001 आपका जो थायराइड नापने की जो मशीन है किस जनरेशन के उसके हिसाब से आएगी, 0.0001 भी हो सकता है, इतना कम हो जाता है लीटर में वो भी। तो अगर एक कम आ रहा है, T3 T4 हाई आ रहा है, तो इस स्थिति में ये हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म में जनरली हम लोग 3 पहलू पर कारण जो है जनरली देखा गया है कि जिनके फैमिली हिस्ट्री है उनको होने के चांस ज़्यादा है, फीमेल में भी ज़्यादा होता है चांसेस। और इसमें 3 प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है। एक हो सकता है कि थायराइड जो है जनरलाइज पूरे थायराइड में स्वेलिंग हो गई और थायराइड जो है हर ग्लैंड जो है अपना अपना थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन बढ़ा दिया, तो T3 T4 का सिक्रीशन बढ़ गया, इसको ग्रेव डिजीज बोलते हैं। तो इस स्थिति में एक मैंने TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी कराते हैं। अगर आपका T3 T4 हाई है, TSH लो है और TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी अगर करा रहे हैं और वो अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि आपको ग्रेव डिजीज है, यानी जनरलाइज हाइपरथायराइडिज्म है, बराबर ना। दूसरा एक प्रेजेंटेशन आता है, उसको बोलते हैं थायराइडाइटिस। तो थायराइडाइटिस बहुत तरह का होता है, सबएक्यूट थायराइडाइटिस होता है, ग्रेनुलोमेटर थायराइडाइटिस होता है, वेरियस टाइप के थायराइडाइटिस का मतलब होता है थायराइड के ग्लैंड के अंदर सूजन होना, इन्फ्लामेशन होना,
किसी कारण से अगर थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाए तो स्थिति में थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकालता है। अगर जिस थायराइड ग्लैंड हार्मोन ज़्यादा निकालेगा तो इस स्थिति में आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण मिलने लगेंगे। तो इस स्थिति को इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसमें एक थायराइड स्कैन कराते हैं। T3 भी हाई होगा, T4 भी हाई होगा, TSH लो होगा। इसमें TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी नहीं होगा। ग्रेव डिजीज में होगा, इसमें नहीं होगा। थायराइडाइटिस में क्या होगा कि TSH रिसेप्टर ये स्कैन कराते हैं, थायराइड स्कैन। इसमें एक दवा खिलाते हैं, इंजेक्शन देते हैं रेडियो आयोडीन का, और उसको देखते हैं कि उसके अंदर कितना सिक्रीशन हो। अगर थायराइडाइटिस होगा तो थायराइड स्कैन में रेडियो आयोडीन का जो 131 नंबर का आइसोटोप होता है उसका सिक्रीशन उतना ज़्यादा नहीं लेता है, थायराइड ग्लैंड में उतना ज़्यादा वो जमा नहीं हो पाता है। नॉर्मल केस में देखा गया है कि थायराइड जब आयोडीन का इंजेक्शन आप देंगे तो आयोडीन सबसे ज़्यादा थायराइड ग्लैंड में जाकर के जमा हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडीन 131 जो आइसोटोप है अगर ज़्यादा है, इसका मतलब थायराइडाइटिस नहीं है। हो सकता है कैंसर हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म हो, और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, बराबर ना, लेकिन थायराइडाइटिस नहीं है। तो एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ये हो गया कि अगर आपका T3 हाई है, T4 हाई है, TSH लो है, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी नहीं है, और थायराइड स्कैन में रेडियो आयोडीन 131 की डिपोजिशन थायराइड ग्लैंड में अगर कम है तो थायराइडाइटिस है। मैं इसलिए इस बात पर भार दे रहा हूँ कि थायराइड स्कैन में बहुत लोगों को बोलता हूँ, थायराइड स्कैन में घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या है। दोस्तों कुछ नहीं, इंजेक्शन एक देना होता है और थायराइड देखना होता है कि थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की जमावट ज़्यादा है कि नहीं। अगर लो है तो थायराइडाइटिस है। इसलिए जरूरी है कि इसमें कभी कभी हम लोग दवा नहीं देते। इस केस में कभी कभी मैलेज होता है, फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर रहता है, गले में दर्द रहता है, लंबे 1.5-2 महीने तक इस तरह का दर्द ही चलता रहता है ग्लोमेटस में, सब डिक्वायरमेंट थायराइडाइटिस में। तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। इसमें एंटी थायराइड की कोई दवा हम लोग चालू नहीं करते। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको जनरलाइज ग्रेव डिजीज जनरलाइज हाइपरथायरॉयडिज्म है कि थायराइडाइटिस है। तीसरा जो स्टेज है वो होता है नोड्यूल का। तो अगर गले में कभी कभी क्या होता है, थायराइड के कुछ भाग में एक सिंगल नोड्यूल बन गया और वो नोड्यूल जो है ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाना लगा, T3 T4 बहुत ज़्यादा। तो अगर T3 T4 हार्मोन सिंगल नोड्यूल के कारण हो रहा है तो उसको सिंगल नोड्यूल ग्वाइटर भी बोलते हैं, बराबर ना। तो उस स्थिति में भी आपका T3 T4 हाई रहेगा, TSH लो रहेगा, उसमें TSH रिसेप्टर बॉडी निगेटिव रहेगा। थायराइड स्कैन में रेडियो आयोडीन का 131 का अपटेक बढ़ा हुआ रहेगा। तो उसको फिर सोनोग्राफी से हम लोग पता चलते, एक एक स्टेप आप समझिए। पहला में क्या किया, पहले इसको समझ लीजिए। रेडियो आयोडीन में फिर अगर है अपटेक ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसमें सोनोग्राफी करके देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी राइट लोब में या लेफ्ट लोब में कहीं पर एक छोटा सा नोडूल बना हुआ है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि सिंगल नोडूल ग्वाइटर है, नोडूल ग्वाइटर है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे नोडूल बन जाते हैं, उसको मल्टीपल नोडूल ग्वाइटर बोलते हैं। तो ये डायग्नोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रीटमेंट भी फिर इसी तरह से चलता है। तो पहला जैसे मैंने बताया था आपको, इसलिए ये सबको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है कि ग्रेव डिजीज है, जनरलाइज हाइपरथायरॉयडिज्म है, कि ये थायराइडाइटिस वाला हाइपरथायरॉयडिज्म है, कि थायराइड नोडूल वाला ग्वाइटर है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म है। क्योंकि एक प्रकार में कैंसर भी हो सकता है, बेनाइन नोडूल भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो ट्रीटमेंट में कहाँ कहाँ डिफरेंट है, तो अगर मान लीजिए ग्रेव डिजीज है, जनरलाइज हाइपरथायरॉयडिज्म है, बराबर ना, आपका T3 T4 हाई आ रहा है, TSH लो आ रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको पाल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रहा है, हीट इंटॉलरेंस हो रहा है, बराबर, इस तरह के लक्षण अगर आ रहे हैं और T3 T4 हाई है, TSH लो है, तो मैंने बोला था TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी अगर पाया जा रहा है, इसका मतलब जनरलाइज हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसमें हमको दवा देने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें बहुत सारे ड्रग आते हैं, एंटी थायराइड ड्रग, जो प्रोपाइलथायरोसिल है, मिथिमाजोल है, कार्बामेजोल है, इस तरह के ड्रग होते हैं जो सिलेक्शन, पेशेंट के सिलेक्शन के आधार पर हम लोग करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में जनरली कार्बामेजोल सेफ माना जाता है। बाकी सब में एंटी न्यूमरकाजोल ही ड्रग हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। देखा गया है कि जब उसमें हार्ट रेट बढ़ने के लिए प्रोप्रानोल बीटा ब्लॉकर भी देते हैं और ये ड्रग भी देते हैं, और इस ड्रग को मान लीजिए लगातार 1 साल 2 साल भी देते हैं। दोस्तों इस मामले में से खराब है, कभी कभी क्या होता है कि ये दवा हम लोग देते रहते हैं 2 साल तक और पेशेंट सिम्टोमेटिक थोड़ा बेहतर होता है, फिर जैसी दवा छोड़ता है फिर से हो जाता है। तो बहुत बार तो लाइफ लॉन्ग भी देना पड़ सकता है, वरना क्या दूसरे एक मोडलिटी ट्रीटमेंट को भी हम लोग अप्लाई करते हैं। रेडियो आयोडीन 131 का अपटेक जनरली एंडोक्राइनोलॉजी वाले करते हैं, 1 या 2 डोज रेडियो आयोडीन का पिला देते हैं। तो रेडियो आयोडीन क्या होता है, जाकर के थायराइड ग्लैंड में जमा हो जाता है और उसके कारण उसका थायराइड जो है TSH रिसेप्टर जो है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कम हो जाता है। क्योंकि अगर बार बार लंबे समय तक दवा टॉलरेट नहीं कर रहा है, कभी कभी क्या होता है दवा का डोज बढ़ाते जाते हैं, उसके बावजूद भी सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम लोग सेकेंड स्टेप में ड्रग से आगे क्या बोलते हैं, रेडियो आयोडीन
131 RIA ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो सेकेंड स्टेज में ड्रग के बाद हम लोग RIA ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर बहुत बार क्या होता है, अगर आपको सोनोग्राफी कराया और नोडूल मिल गया, या MRI कराए नोडूल मिल गया, या मल्टीपल नोडूल मिल गया, अगर सिंगल नोडूल मिला तो इस स्थिति में हम लोग सर्जिकल साइड में बोलते हैं कि सिंगल नोडूल है, आप उसको निकाल दीजिए, या मल्टीपल नोडुलर गोइटर है, अगर संभव है तो सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी बहुत ईजी ही होता है, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट की बात नहीं है। तो 3 पार्ट का ट्रीटमेंट हो गया। एक में वो हम लोग ड्रग देते हैं। अगर ड्रग बार बार ड्रग एकदम मैक्सिमम डोज देने के बावजूद भी, बैठ के ड्रग देने के बाद भी सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं RIA कराइए। और अगर नोडुल है तो सर्जिकल साइड भी जा सकते हैं। अगर नोडुल नहीं है तो आपको सर्जिकल की एडवाइस नहीं है, आपको 2 ही एडवाइस है, आप तो ड्रग लीजिए या तो फिर रेडियो आयोडीन इसका ट्रीटमेंट कराइए। तो इसको हाइपरथायराइडिज्म को समझने के लिए इतना है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल हैं प्रॉब्लम, मतलब जो मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता। मैं खास करके ये कॉम्प्लिकेटेड भी टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ अगर इस तरह का कोई लक्षण है आपके अंदर, अगर आपका वजन घट रहा है, आपको घबराहट हो रही है, हीट टॉलरेंस हो रहा है, हाइपरडिफिकेशन हो रहा है, बराबर ना, इस तरह श्वास चढ़ रहा है, या थोड़े से चलने में सांस चढ़ जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रिस्पायरेशन रेट बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा भी चल लिए दौड़ लिए तो आप तुरंत पसीने पसीने हो जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, डिस्निया हो रहा है, इस तरह का अगर है तो डॉक्टर से मिलिए, बराबर ना। ये देखिए हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। पिछले बार भी मेरे पास 1-2 फोन आया था, जो बहुत सारे डिजीज डिस्कस करने लगे। देखिए दोस्त, ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में एक लिमिटेशन होता है, बराबर ना, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जितना जानकारी दूंगा उतना आप ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। इसलिए टेक होम मैसेज इतना ही है कि अगर आपका वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, तो उसको जरूर तपास कराइए। हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है कि डायबिटीज हो। लेकिन अगर वेट लॉस के साथ साथ आपको हाइपरडिफिकेशन है, आपका स्किन का काला पड़ रहा है, नर्वसनेस हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, हीट इंटॉलरेंस हो रहा है, आंख आपका बाहर आ रहा है, बराबर ना, और इस तरह के कोई अगर लक्षण है तो आप जरूर टेस्ट कराइए। ये हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। और हाइपरथायराइडिज्म जैसा मैंने बताया, वो हमारा विषय वस्तु है कि ग्रेव जनरलाइज हाइपरथायराइडिज्म है, कि थायराइडाइटिस है, कि नोड्यूल है। ये हम लोग तपास कर करके स्टेज पर T3 T4 कराते हैं। T3 T4 हाई है, TSH लो है, प्राइमरी स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में हम लोग TSH कराते हैं। TSH अगर हाई लो निकला तो फिर T3 T4 TFT कराते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। अगर इसमें T3 T4 हाई है, TSH लो है, तो दूसरा स्टेप जो आता है वो TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी का आता है। अगर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी आपका प्रेजेंट है तब तो जनरलाइज हो गया, अगर नहीं है तो थायराइडाइटिस सोचना पड़ता है। तो थायराइडाइटिस को रूल आउट करने के लिए थायराइड स्कैन कराते हैं। अगर थायराइड स्कैन में रेडियो आयोडीन 131 का जो अपटेक है वो कम है, इसका मतलब थायराइडाइटिस है, तो आपको एंटी थायराइड की दवा खाने की जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीट करने की जरूरत है। जो भी आपको गला में दर्द है, बुखार है, मैलेरिया है, हेडेक है, बॉडी एक है, ये सब आपको काउंसलिंग से और कुछ दवाओं से आपका वो ठीक हो जाता है। टाइमली 1.5-2 महीने का इलाज रहता है। अगर आपको नोडूल है तो उसका फिर हम लोग सोनोग्राफी करके देखते हैं। अगर नोडूल है, मल्टीपल नोडुलर गोइटर है, तो हम लोग का फिर एफएनसी भी कराते हैं। एफएनसी में अगर पता चलता है मैलिग्नेंट है, बिनाइन है, कैंसर है, बहुत सारे कैंसर है तो तुरंत आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसको रेडियो आयोडीन मतलब सब जो रेडियोथेरापी उसको सब देना पड़ता है, बराबर। इसलिए उसको गंभीरता से लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर इस तरह का कोई लक्षण है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि ज़्यादातर पार्ट जो है ये कैंसर की तरफ ज़्यादा चला जाता है, बहुत कॉमन है इसमें थायराइड कैंसर में, बराबर ना। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपको इस तरह का कोई लक्षण हो तो आप जरूर तब संपर्क करिए। और ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें मैं इतना ही बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा केस डिस्कस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया मेरे ऊपर, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया आप विदाउट फीस आप मेरे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्सनली अगर आप फिजिकली आएंगे तो ही आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा पाऊंगा, बहुत सारे प्रश्नों को जवाब दे पाऊंगा। दूसरा, इसमें जो एंटी थायराइड की दवा में और हाइपोथायराइड की दवा में दोनों में एक अंतर है कि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में जब दवा हम खिलाते हैं थायरॉक्सिन तो भूखे पेट देते हैं। इस केस में हम लोग खाना खाने के बाद देते हैं। बहुत बार पेशेंट कंफ्यूज होकर भी बोलता है कि साहब उसमें मेरे बगल वाला को भी थायराइड है, वो तो भूखे पेट खा रहा है, आप इसको बोल रहे हैं खाने के बाद खाओ। तो भाई दोस्तों, वो हाइपोथायराइडिज्म का जो दवा चलता है थायरॉक्सिन, वो भूखे पेट खाना होता है। हाइपरथायराइडिज्म में जो दवा चलती है वो खाना खाने के बाद खाना होता है। ये सब कुछ क्वेश्चन आप ही लोग में उठ करके आया है जो हमारे पास पड़ा था, तो मैं सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सहकार बदल आभार। जरूर इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि सूजन जो पैरों में होती आती है, उस सूजन के बारे में कुछ जानकारी आपको दूं, बराबर ना। धन्यवाद।